डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको वर्किंग कैपिटल के बारे में आगे के बारे में बता रही हूँ। अभी तक हमने वर्किंग कैपिटल के बारे में ये पढ़ा कि शुद्ध कार्यशील पूंजी क्या होती है और सकल कार्यशील पूंजी क्या होती है। अब इसके आगे हम पढ़ रहे हैं कार्यशील पूंजी चक्र। कार्यशील पूंजी चक्र या WCC वर्किंग कैपिटल सर्कल का मतलब किसी भी संगठन द्वारा शुद्ध वर्तमान देनदारियों और परिसंपत्तियों को नकदी में बदलने के लिए लिया गया समय है। कि कहने का अर्थ यह है कि जो कच्चा माल होता है उसे हम वर्क इन प्रोग्रेस के माध्यम से फिनिश गुड में परिवर्तित करते हैं और फिनिश गुड को फिर क्या करते हैं, बिक्री कर देते हैं, जिससे कि वापस से हमारे पास में कैश आ जाता है। तो ये जो पूरा समय है उसे क्या कहते हैं, कार्यशील पूंजी चक्र कहते हैं। ये अल्पकालिक और चक्र में प्रभावी ढंग से तरलता की स्थिति के प्रबंधन में संगठनात्मक दक्षता का एक संकेतक है जो दिनों में गणना की जाती है। मूल रूप से उत्पादों की बिक्री और सामग्री की खरीद के माध्यम से नकदी के माध्यम से राजस्व की पीढ़ी के बीच की अवधि होती है। जो मैंने अभी आपको बताया कि कच्चा माल खरीदने किससे खरीदा, नकदी से खरीदा, और जब हमने बिक्री कर दी तो हमें वापस से नकदी प्राप्त हो गई। तो ये जो बीच की अवधि है वो क्या कहलाती है, कार्यशील पूंजी चक्र कहलाता है। ये कार्यशील पूंजी चक्र जितना छोटा होगा उतना ही कंपनी अपनी नकदी को मुक्त कर सकेगी। कहने का अर्थ यह है कि जितना छोटा होगा कार्यशील पूंजी चक्र उतनी ही ज़्यादा नकदी आपको वापस से प्राप्त हो जाएगी। जो नकदी को अवरुद्ध करती है वो आपकी कम होगी। यदि चक्र लंबा है तो परिचालन चक्र में आमतौर पर रिटर्न अर्जित किए बिना पूंजी फंस जाती है। व्यवसाय हमेशा इस कार्यशील पूंजी को कम अवधि में तरलता बढ़ाने की दृष्टि से कम करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद आता है कार्यशील पूंजी के प्रबंध की नीतियाँ। देखिए, कार्यशील पूंजी का जो प्रबंध है उसके लिए 3 प्रकार की नीतियाँ हैं: रूढ़िवादी नीति, सामान्य नीति और उग्र नीति। आप देखिए कि पुराने समय में हमारे जो बुज़ुर्ग हुआ करते थे वो अपने पास में कैश बचा करके रखते थे और अधिक मात्रा में कैश रखते थे। और आज का यदि आप समय देखें तो उग्र नीति वाले लोग हैं कि जो भी हमारे पास पैसा है उसको हम खर्च करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, और जब पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो हमें उधार लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो उसी बेसिस पर व्यवसाय के अंतर्गत भी करंट जो कार्यशील पूंजी है उसकी 3 नीतियां हैं। रूढ़िवादी नीति जो है वो ब्लू लाइन को दिखा रही है। जो ब्लू लाइन है उसमें जो ग्रीन लाइन है वो रूढ़िवादी नीति है कि उसमें कैश को हम बहुत अधिक मात्रा में रखते हैं। और रूढ़िवादी नीति में चल संपत्तियों में कोषों का विनियोग प्रचुरता से होता है। और इसे सतर्कता नीति भी कहते हैं, जिसमें जोखिम कम होकर शोधन क्षमता में सुधार होगा। लोगों का कहना है कि भाई हमारे दरवाजे पे कोई उधार मांगने वाला नहीं रहे, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कैश रहना चाहिए। किंतु आवश्यकता से अधिक विनियोग के कारण लाभदायकता में निश्चित रूप से कमी आ जाएगी। परंतु यदि आप कैश अधिक रखेंगे तो हम विनियोग नहीं कर पाएंगे। विनियोग मतलब हम कहीं और पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। इसके विपरीत उग्रवादी नीति के अंतर्गत चल संपत्तियों में विनियोग की मात्रा न्यूनतम रखकर उत्पादकता में तो वृद्धि की जा सकेगी, किंतु साख में जोखिम की सीमा बढ़ जाएगी और शोधन क्षमता में कमी हो जाएगी। इसमें चल संपत्तियों में पैसा डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा हम विनियोग करते हैं और विनियोग करते हैं और चल संपत्तियों में कम पैसा रखते हैं, जिससे कि क्या होगा कि हम अधिक इधर उधर पैसा लगा देंगे और जिससे प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ जाएगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, परंतु
जोखिम की सीमा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास कैश नहीं है, और जब कैश नहीं होगा तो शोधन क्षमता में भी कमी आएगी। जब आपके पास उधार मांगने वाले आएंगे तो आप उधार नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी स्थिति जोखिमपूर्ण नीति कहलाती है, अतः इसे जोखिमपूर्ण नीति भी कहते हैं। इन दोनों के चरम स्थितियों के मध्य सामान्य नीति का स्थान आता है, जिसे प्राय अधिक व्यवहारिक माना जाता है। इस नीति के अंतर्गत चल संपत्तियों में कोषों का विनियोग न आवश्यकता से अधिक और न कम होता है, यह उपयुक्त नीति है। इसके बाद आता है पर्याप्त कार्यशील पूंजी के महत्व। विक्रेताओं को तत्काल भुगतान करना। जो कार्यशील पूंजी का जो महत्व है, इसके अंतर्गत जो विक्रेता हैं उनको आप तत्काल भुगतान कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कच्चा माल खरीदना है या कोई और कार्य करना है, तो आप पर्याप्त रूप से इसका भुगतान कर सकते हैं। और जब आप नगद देते हैं, नगद का कच्चा माल खरीदते हैं, तो कई बार नगद भुगतान करने पर नगद छूट का लाभ भी प्राप्त होता है। और तीसरा आता है पर्याप्त लाभांश वितरण। जब कार्यशील पूंजी अधिक होती है तो लाभ में से कार्यशील पूंजी में पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, और यदि कार्यशील पूंजी कम होती है तो लाभ में से कार्यशील पूंजी में पैसा को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसके कारण लाभांश वितरण में कमी आ जाती है। पर जब कार्यशील पूंजी अधिक है तो पर्याप्त लाभांश वितरण हो सकता है। ऋण क्षमता एवं साख में वृद्धि। यदि किसी भी व्यवसाय में शोधन क्षमता अधिक है, अच्छी है, कार्यशील पूंजी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, तो कोई भी व्यवसायी कहीं से भी ऋण प्राप्त कर सकता है, उसकी साख में वृद्धि होती है। पांचवा, बैंकों से ऋण प्राप्ति में सुविधा। बैंकों के द्वारा जो ऋण दिया जाता है वो भी असुरक्षित तथा अप्रत्याभूतित ऋण लेने में सहायता मिलती है, क्योंकि आपके पास चालू संपत्ति अधिक मात्रा में है। अनुकूल अवसरों का लाभ। कई बार आपको कच्चा माल मिल रहा है कम मूल्य पर, आप खरीद सकते हैं, जब क्योंकि आपके पास कार्यशील पूंजी अधिक मात्रा में पाई जाती है। यदि कार्यशील पूंजी अधिक है तो कई बार मूल्य बढ़ने की संभावना हो, तभी आप उसको क्रय कर सकते हैं। कार्यकुशलता में वृद्धि। जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनके मनोबल में वृद्धि होती है, जिसके माध्यम से व्यवसाय में वृद्धि होती है। स्थायी संपत्तियों की उत्पादकता में वृद्धि। स्थायी संपत्तियां में भी कार्यशील पूंजी का विनियोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से कार्यशील पूंजी यदि पर्याप्त मात्रा में है तो उससे का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके बाद आता है कार्यशील पूंजी की मात्रा निर्धारित करने वाले घटक। पहला है व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति कैसी है? यदि जनोपयोगी है और जहाँ पर कि आपको लगातार कार्य करना है, जैसे परिवहन है इत्यादि, इसमें कम कार्यशील पूंजी से भी काम चल सकता है। परंतु कोई विलासितापूर्ण वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है तो वहाँ पर कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक होगी। व्यवसाय का आकार। जहाँ पर बड़े उद्योग हैं, बड़े घराने हैं, और जो छोटे व्यवसायी हैं, जो छोटे और मंझले व्यापारिक संस्थाएं हैं, उद्योग धंधे हैं, उसमें ज़्यादा, छोटे वालों में अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है अपेक्षाकृत बड़े घरानों के। तकनीकी परिवर्तन। यदि तकनीकी परिवर्तन होता है तो भी कार्यशील पूंजी में कमी आती है। परिचालन चक्र की अवधि। जैसा कि पूर्व में बताया कि परिचालन चक्र की अवधि का मतलब होता है कच्चे माल से फिनिश गुड और फिनिश गुड से उसे बिक्री तक पहुंचाने की अवधि को परिचालन अवधि कहते हैं। तो ये जितनी छोटी होगी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की उतनी कम होगी, और बड़ी होगी तो ज़्यादा चाहिए। उत्पादन लागत में कच्चे माल का महत्व। यदि कच्चा माल बहुत अधिक मात्रा में चाहिए तो कार्यशील पूंजी भी
अधिक चाहिए। व्यवसाय की मौसमी प्रकृति, यदि मौसम में कोई ऐसा व्यवसाय है जो मौसम में ही उसकी ज़्यादा चाहिए, तो उस समय कार्यशील पूंजी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। संस्था की साख नीति, क्रय विक्रय की शर्तों के संबंध, कार्यशील पूंजी आवर्त, व्यवसायिक उच्चावचन, लाभ की मात्रा एवं